नमस्कार, मैं सुमित कुमार श्रीवास्तव दिल्ली आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। तो हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो हमारा कार्यक्रम है 30 कदम। 30 कदम कार्यक्रम में हम हर विषय के 30 सवालों पर प्रतिदिन आपके साथ चर्चा कर रहे हैं और इसमें जिस विषय के सवालों पर मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ वो है पॉलिटी। तो पॉलिटी के कौन कौन से टॉपिक चर्चा में हम ले चुके हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री बेसिक फीचर्स को ले चुके हैं, प्रियम्बल को ले चुके हैं, यूनियन एंड स्टेटरी को ले चुके हैं, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल ड्यूटीज, यूनियन तक हम लोग चर्चा में ले चुके हैं सवालों को। अब हम स्टेट के सवाल पर चर्चा कर रहे हैं। कल हमने 30 सवालों पर चर्चा की थी, आज स्टेट के और 30 सवालों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो आज का टॉपिक है स्टेट। चलिए अपनी चर्चा चालू करते हैं। तो पहला सवाल आज का है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसके कार्यकाल के दौरान किसी भी न्यायालय द्वारा कोई आपराधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी। नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग शैल बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट द गवर्नर ऑफ द स्टेट एनी कोर्ट ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। सही बोल रहा है, बिल्कुल सही है। तो ये कहाँ पर दिया हुआ है? तो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 361 पढ़िएगा। इसके बाद बोल रहा है किसी भी राज्य के राज्यपाल के वेतन और भत्ते उसके कार्यकाल के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। द एमोलुमेंट्स एंड अलाउंसेस ऑफ द गवर्नर ऑफ स्टेट शैल नॉट बी डिमिनिमाइज्ड ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। ये भी ठीक है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। अगले सवाल के ऊपर चर्चा करते हैं। अगला सवाल देखिए, ध्यान से पढ़िए। सवाल बोल रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द गवर्नर हैज पावर टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ लेजिस्लेचर। किसमें दिया हुआ है ऑर्डिनेंस? जब राष्ट्रपति के ऑर्डिनेंस की बात करता हूं मैं 1, 2, 3 में दिया हुआ है, परंतु यहाँ पर राज्यपाल के ऑर्डिनेंस पावर को पूछा जा रहा है। तो राज्यपाल का ऑर्डिनेंस पावर दिया हुआ है 213। तो सही उत्तर है डी, 213। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है राज्य आयोग के अध्यक्ष पद पर कोई रिक्ति होने की स्थिति में कौन किसी सदस्य को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत कर सकता है? The event of occurrence of any vacancy in the office of chairperson of the state commission, who can authorized one of member to act as a chairperson। राज्य की बात कर रहा है, राज्य योजना आयोग या फिर कुछ आयोग का नाम लिखना चाहिए था, केवल राज्य आयोग लिख दिया है। फिर भी उत्तर हमारा केवल और केवल राज्यपाल ही होगा। इस मामले में सही उत्तर हो जाएगा डी, राज्यपाल। अगले सवाल पर, आयोग राज्य आयोग का प्रत्येक सदस्य और आयोग या राज्य आयोग द्वारा मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत कार्य करने के लिए नियुक्त या अधिकृत प्रत्येक अधिकारी को लोक अधिकारी माना जाएगा। ये जिस आयोग की बात कर रहा है वो मानव संरक्षण आयोग है ना, तो मानव संरक्षण आयोग की बात की जा रही है और इसके मेंबर्स और अध्यक्ष क्या होते हैं पूछ रहा है। तो लोक अधिकारी माने जाते हैं लोग। तो सही उत्तर ए है इसका। अगला सवाल राज्य वित्त आयोग के ऊपर है ना, अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। बताइए राज्य वित्त आयोग की वार्षिक रिपोर्ट। जब हम राज्य वित्त आयोग की बात करते हैं तो पंचायत वगैरह के संदर्भ में आयोग बनता है और राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट की बात करूं तो रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपी जाती है। सही उत्तर है ए, राज्यपाल। अगले सवाल पर चलता हूं। अगला सवाल है राज्यपाल के कर्तव्य से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू द ड्यूटीज ऑफ गवर्नर आर करेक्ट? राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में राज्यपाल के कर्तव्य संसद में प्रश्न या बहस का विषय नहीं बनते। द ड्यूटीज ऑफ द गवर्नर एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट डू नॉट बिकम सब्जेक्ट मैटर ऑफ क्वेश्चंस एंड डिबेट इन द पार्लियामेंट। दूसरा बोल रहा है जहां राज्यपाल अपने मंत्री परिषद से स्वतंत्र रूप से निर्णय लेता है या जहां वह राष्ट्रपति शासन के तहत राज्य के मुख्य कार्यकारी के रूप में कार्य करता है, उसके कार्य संसद द्वारा जांच के अधीन होते हैं। तो यहाँ पर एक तो आपको कहीं संविधान में पढ़ने के लिए नहीं मिलेगा, परंतु 2 बिल्कुल सही है।
तो इसमें अगर सही पूछा जा रहा है तो सही उत्तर हो जाएगा 2, यानी केवल 2। बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अच्छा सवाल है, देखिए एक बार सवाल को। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से आवश्यक रूप से किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा के तत्काल परिणाम नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरली टू द इमीडिएट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट? राज्य विधानसभा का विघटन, रिमूव ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन स्टेट, तो ये मंत्रिपरिषद। पहला, डिसोल्यूशन ऑफ स्टेट असेंबली, क्या स्टेट असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी तत्काल बाद अगर राष्ट्रपति शासन लगता है? ऐसा कुछ नहीं है, स्टेट असेंबली को तत्काल डिसॉल्व करने की जरूरत नहीं है। राज्य मंत्रिपरिषद को आपको डिसॉल्व करना पड़ेगा। केंद्र सरकार द्वारा राज्य प्रशासन का अधिकरण, ये भी सही चीज है, होगा। नए मुख्य सचिव की नियुक्ति की आवश्यकता नहीं है। 2 और 3 सही हैं, सही उत्तर हो जाएगा डी। अच्छा सवाल है, अगले सवाल पर चर्चा करेंगे। देखते हैं अगला सवाल क्या बोल रहा है। राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत पद धारण करने की बजाय निम्नलिखित में से कौन अच्छे आचरण के दौरान पद धारण करता है? तो ये बेसिकली की बात कर रहा है, मैं आपको समझा देता हूं। ये बात कर रहा है ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। तो बोल रहा है कौन ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पद धारण नहीं करते? तो राज्य का राज्यपाल ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट होता है, भारत का अटॉर्नी जनरल ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट होता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नहीं होते। 3 सही है। केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासक ड्यूरिंग प्लेजर होता है, तो उसका सही उत्तर है केवल 3। हालांकि कुछ मामलों में राज्यपाल के संदर्भ में भी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है कि राज्यपाल को बिना कारण पद से हटाया नहीं जाएगा। जो सरकारी आयोग थी उसकी सिफारिश के बाद इस संदर्भ में एक गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इशू की गई थी। तो हम लोग 1 और 3 दोनों को मान सकते हैं वैसे इसका उत्तर, या फिर इसका उत्तर केवल 3 होगा, तो बी या सी। तो सही उत्तर हम लोग मान के चलते हैं सी को। चलिए अगला सवाल है, भारत के संदर्भ में नौकरशाही के लिए निम्नलिखित में से कौन सी उपविशेषता उपयुक्त है? द कॉर्टेक्स ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक एप्रोप्रिएट फॉर द ब्यूरोक्रेसी? संसदीय लोकतंत्र के दायरे को व्यापक बनाने वाली एजेंसी वाइडिंग द स्कोप ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। संघवाद की अवसंरचना को मजबूत करने वाली एजेंसी फॉर स्ट्रेंथनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ फेडरलिज्म। राजनीतिक स्थिरता और आर्थिक विकास को सुविधाजनक बनाने वाली एजेंसी ऑफ फैसिलिटेटिंग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। सार्वजनिक नीति के क्रियान्वयन के लिए एजेंसी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी। सबसे ज़्यादा सही कौन सा है? क्योंकि सभी सही लग रहे हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा सही जो है वो डी दिख रहा है ना, कि काम जो है नौकरशाही ब्यूरोक्रेसी का बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी होता है। तो डी इसका सही उत्तर होना चाहिए। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासक भारत के राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति का एजेंट होता है, न कि राज्यपाल की तरह राज्य का मुखिया। ठीक बोल रहा है यार, बिल्कुल सही, 1 मान लेते हैं। संसद केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 3 सूचियों के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। ये भी ठीक है भाई, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कानून बनाने का सारा अधिकार भारतीय संसद को होता है। तो पढ़कर 1 और 2 दोनों ही हमको सही लग रहे हैं, सही पूछा गया है प्रश्न में, तो हम मान के चलते हैं सी इसका उत्तर होना चाहिए। अगला सवाल है, केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए भाई, कौन सा कथन सही है? अनुच्छेद 239 से 241 में केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में उपबंध हैं, बिल्कुल हैं, ठीक बोल रहा है। अगला बोल रहा है, संविधान का भाग 8 केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है भाई, ठीक बोल रहा है। संविधान का भाग 7 केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है, गलत बोल रहा है भाई। अनुच्छेद 238 से 42 तक केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में उपबंध है, गलत बोल रहा है। तो ये सही हो जाएगा ए और बी, 1 और 2 सही हैं, ये हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर ठीक मैच कर रहा है। अगला सवाल है, न्यायिक समीक्षा का क्या अर्थ है? व्हाट डज टर्म जुडिशियल रिव्यू मीन्स? न्यायिक प्रणाली की संरचना की समीक्षा, ऐसा कुछ होता है कि भाई जुडिशियल रिव्यू का मतलब? जी नहीं, गलत है।
यह सर्वोच्च न्यायालय के हाथों में निहित अधिकार है कि वह यह पता लगाए कि केंद्र और राज्य सरकार के कुछ विधायी अधिनियम या कार्यकारी आदेश भारत के संविधान का पालन कर रहे हैं कि नहीं। बिल्कुल ठीक, अच्छा डिस्क्राइब किया है, ये ठीक है। न्यायिक समीक्षा का अर्थ है भारत के सर्वोच्च न्यायालय को चुनौती देने के लिए उच्च न्यायालय में निहित शक्ति। ये तो गलत है भाई, डी भी गलत है, तो हमारा सही उत्तर इसका बी दिखाई दे रहा है, बी इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। अगला बोल रहा है एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को दूसरे उच्च न्यायालय में हस्तांतरण करने का अधिकार किसे भाई। हस्तांतरण, तो हस्तांतरण केवल और केवल राष्ट्रपति कर सकते हैं, और हस्तांतरण के लिए भी कोलेजियम बैठता है ना, कोलेजियम की राय पे। सही उत्तर ए राष्ट्रपति हो जाएगा, सरल सवाल था। अगले सवाल में चलते हैं। अगला सवाल बोल रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में एक ही उच्च न्यायालय है। बताइए भाई, उत्तर प्रदेश और बिहार। किन केंद्र शासित प्रदेशों का एक ही उच्च न्यायालय है। उत्तर प्रदेश में अलग है, बिहार में अलग है, दोनों का अलग अलग है। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, ये एक है भैया। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ का एक ही उच्च न्यायालय है जो चंडीगढ़ में स्थित है। पंजाब और जम्मू कश्मीर हो नहीं सकता, असम बंगाल हो नहीं सकता। 20 का सही उत्तर है। अगला सवाल बोल रहा है भारत में मोबाइल कोड का विचार किसके दिमाग की उपज था। तो बोल रहा है द मोबाइल कोर्ट ऑफ इंडिया इज ब्रेन चाइल्ड ऑफ। बताइए भाई, बहुत ही सरल और बढ़िया सवाल है। इसका उत्तर है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, भारत के चर्चित राष्ट्रपतियों में से एक डॉक्टर कलाम की उपज था ये। अगला सवाल बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है। पढ़िए भाई क्षेत्राधिकार को। सलाहकारी क्षेत्राधिकार है 143, मूल क्षेत्राधिकार है 131, पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार ये भी है भाई, अपीलीय क्षेत्राधिकार, तो मुख्य क्षेत्राधिकार की बात कर रहा है ना, मूल क्षेत्राधिकार है, अपीलीय क्षेत्राधिकार भी है, नहीं है की बात कर रहा है। अच्छा, उच्च न्यायालय की बात कर रहा है भाई, ये सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं कर रहा है, ये तो हाई कोर्ट की बात कर रहा है। तो जब हाई कोर्ट की बात करेंगे तो हाई कोर्ट के पास परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार नहीं होता, सलाहकारी क्षेत्राधिकार नहीं है। 143 में सुप्रीम कोर्ट अगर होता तो ये सलाहकारी क्षेत्राधिकार होता। उच्च न्यायालय की बात कर रहा है, तो बाकी सब हैं, ए नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा ए। ध्यान से पढ़िए सवाल को, मैंने भी सवाल गलत पढ़ लिया था, तो आपको सवाल बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए अगर आप PSC की परीक्षा दे रहे हैं तो बनाते समय ध्यान रखिए। चलिए अगला है स्वेच्छा से अपनी संपत्ति सार्वजनिक करने वाले पहले उच्च न्यायाधीश थे, पहले सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, तो न्यायमूर्ति कन्नन सही है। ध्यान दीजिए, याद कर लीजिए, फैक्चुअल क्वेश्चन है, अच्छा सवाल है, पूछे जाने की संभावना परीक्षा में सवाल की है, पूछ सकता है। अगले सवाल पर चलते हैं। राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते निम्नलिखित में से किस कोष पर निर्भर होते हैं। तो भारत के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन भत्ते राज्य की समेकित निधि पर निर्भर होते हैं। बोला जाता है कि राज्य की समेकित निधि या संचित निधि पर भारित हैं, चार्ज हैं, यानी सदन में इसके ऊपर मतदान नहीं किया जाता, और जब तक ये पद में हैं तब तक इनके वेतन या भत्तों में किसी प्रकार का कोई कमी नहीं की जाएगी, ये मतलब है। तो राज्य की संचित निधि पर हाई कोर्ट के जजेस के वेतन भत्ते भारित हैं, बी हमको इसमें सही उत्तर लग रहा है। चलिए अगला सवाल है राज्य उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र बढ़ाया जा सकता है। कौन बढ़ा सकता है भाई। स्टेट के हाई कोर्ट का अधिकार क्षेत्र कौन बढ़ाएगा। संसद। सही उत्तर ए है, संसद। अगले सवाल पर चलते हैं। जब उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक क्षमता में कार्य करता है तो किसके अधीन है। उच्च न्यायालय के किसी अन्य न्यायाधीश का रिट क्षेत्राधिकार गलत है। भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा प्रयोग किए जाने वाला विशेष नियंत्रण, ये भी नहीं है। राज्यपाल के अधीन, ठीक है। इस संबंध में मुख्यमंत्री को प्रदान की गई विशेष शक्तियां, ये भी नहीं है। उत्तर सी है। अच्छा सवाल है, देख लीजिए ध्यान से। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन करते समय वो किसके अधीन है, राज्यपाल। अगला है
भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश शब्द में निम्नलिखित शामिल नहीं है। जिला न्यायाधीश की बात कर रहा है, मुख्य प्रेसिडेंशियल मजिस्ट्रेट, सत्र न्यायाधीश, न्यायाधिकरण न्यायाधीश। जब भी न्यायाधिकरण की बात करेंगे ट्रिब्यूनल, तो ये न्यायाधीश की श्रेणी में नहीं आते हैं। कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। सी उत्तर मारिए, सी सही उत्तर होगा। अगला चलिए, अब हम चर्चा कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोलता है। भारत में उच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करते हैं भाई। पहला कथन है, देश में 18 उच्च न्यायालय हैं। बिल्कुल गलत है। देश में उच्च न्यायालय की संख्या 25 है। बोल रहा है इनमें से 3 का एक से अधिक राज्यों पर क्षेत्राधिकार है। यहाँ पर राज्य शब्द इस्तेमाल कर रहा है, केंद्र शासित प्रदेश शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहा है। तो ऐसे 3 न्यायालय हैं। ऐसे 3 न्यायालयों में एक न्यायालय आ जाएगा मुंबई, एक न्यायालय आ जाएगा गुवाहाटी और एक चंडीगढ़, जिसका पंजाब और हरियाणा 2 राज्यों पर क्षेत्राधिकार है। तो 3 न्यायालय हो जा रहे हैं, 2 ठीक है। किसी भी केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय नहीं है, ये गलत है। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना उच्च न्यायालय है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु 62 वर्ष है, सही है। 2 और 4 सही हैं। अच्छा सवाल है, ध्यान देके बनाइएगा तो बन जाएगा। अगला सवाल, हालांकि इस सवाल में ध्यान दीजिएगा ना, इस सवाल में चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है जो उस न्यायालय के अधीन है जो पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय है। परंतु यहाँ पर चंडीगढ़ को जब हम ले रहे हैं तब 3 हो रहे हैं। तो 2 को हम लोग इसलिए मान रहे हैं क्योंकि चंडीगढ़ को हमने इसमें लिया है, ध्यान रखिएगा। उसका है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगला सवाल है, भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। अभी अभी बात हुई, ठीक है, सही बोल रहा है। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश का एक ही उच्च न्यायालय है, ठीक बोल रहा है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का अपना एक उच्च न्यायालय है, ये भी ठीक बोल रहा है। सब ठीक बोल रहे हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा सी, तीनों सही हैं। हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में सही उत्तर चुनिए। ये बोल रहा है, भारत में प्रत्येक राज्य के अपने क्षेत्र में एक उच्च न्यायालय है। और बोल रहा है, भारत का संविधान प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय का प्रावधान करता है। कारण ठीक है, ए को हम पूरी तरीके से सही नहीं मान सकते क्योंकि भारत में कई ऐसे राज्य हैं जिनका अपना उच्च न्यायालय नहीं है, जिसमें एक राज्य गोवा शामिल है और गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अधीन भी कई राज्य आते हैं। हालांकि ये प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में है कि हर राज्य का अपना एक उच्च न्यायालय होगा, तो आवश्यक नहीं कि उसी राज्य में स्थित हो। तो कारण सही है और कथन जो है वो गलत है। डी इसका सही उत्तर हम लोग मान के चल रहे हैं। तो ध्यान से पढ़िए, अच्छा सवाल है। अगला सवाल है, निषेध की रिट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया गया एक आदेश है, इसमें निचली अदालत को उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर के कुछ मामलों में कार्यवाही बंद करने का आदेश दिया जाता है। ठीक बोल रहा है, बिल्कुल सही है। बोल रहा है, यह रिट किसी सार्वजनिक अधिकारी के विरुद्ध उपलब्ध है, भले ही उसके पास न्यायिक शक्तियां न हो। गलत है। ये प्रोहिबिशन के रिट की बात कर रहा है जो हायर कोर्ट्स लोअर कोर्ट के अगेंस्ट जारी करते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा केवल एक, सही उत्तर है ए। 26 बोल रहा है, भारत के संविधान में उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या निर्दिष्ट है। गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। 2 की बात करते हैं, प्रत्येक उच्च न्यायालय को सभी न्यायालयों और न्यायाधिकरणों पर अधीक्षण का अधिकार है, बशर्ते उच्च न्यायालय के अपीली क्षेत्राधिकार के अधीन हो। ऐसा कुछ नहीं है। कई सारे ऐसे अभिकरण पाए जाते हैं जिन पे उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं होता। जैसे छत्तीसगढ़ में भी जो ट्रिब्यूनल है, जैसे जो आपका रेवेन्यू का ट्रिब्यूनल है, रेवेन्यू के मामले सुनता है, या 223 के ट्रिब्यूनल्स होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, वो डायरेक्ट हाई कोर्ट के कंट्रोल में नहीं होते ना। तो 1 और 2 दोनों गलत हैं। अच्छा सवाल है, ध्यान से देखिए, इस प्रकार के सवाल परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। 27 में चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन से राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य क्षेत्राधिकार हैं। कौन से राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य क्षेत्राधिकार हैं, बताइए भाई, कौन कौन से हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार हैं। मूल क्षेत्राधिकार है हाई कोर्ट के पास, है। अपीली क्षेत्राधिकार है, पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार है, सलाहकारी क्षेत्राधिकार है, नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 3, सही उत्तर है ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, निचली अदालतों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कोड में गलत कथन की पहचान करें। गलत कथन पहचानना है भैया आपको। पहला कथन है, पंचायत न्यायालय के पास केवल सिविल क्षेत्राधिकार हैं, ये गलत कथन है।
अगला है मुंसिफ न्यायालय अधीनस्थ अदालतों के पदानुक्रम में सबसे नीचे के न्यायालय हैं। सही है। सत्र मामले जिला न्यायाधीश के अदालत में सबसे गंभीर सिविल मामले हैं। जहां पर सत्र न्यायालय की बात करता है तो ये क्रिमिनल कोर्ट की बात कर रहा है, सिविल की नहीं। ये भी गलत है। तो 1 और 3 गलत हैं। हमारा सही उत्तर है बी, 1 और 3 गलत है। आगे बढ़ते हैं। अगला है उच्च न्यायालय के किसी कार्यरत न्यायाधीश या किसी कार्यरत जिला न्यायाधीश को निम्नलिखित के परामर्श के बाद राज्य मानव अधिकार के सदस्य के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति। संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के राज्य मानव अधिकार की बात करना, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। सही उत्तर हो जाएगा बी इसका। अगला सवाल है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह आज का अंतिम सवाल है। भारत में किसी राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के राज्यपाल की सिफारिश पर की जाती है। महाधिवक्ता की नियुक्ति की बात कर रहा है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते ही नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। जैसा कि सिविल प्रक्रिया संहिता में प्रावधान है, उच्च न्यायालय के पास राज्य स्तर पर मूल अपीलीय क्षेत्राधिकार होता है, तो कुछ मामलों में होता है। 2 हमारा ठीक दिख रहा है, जबकि 1 गलत है, तो सही उत्तर है केवल 2। तो आज हमने 30 सवालों के ऊपर चर्चा की जो राज्य से संबंधित थे। पहले 30 सवालों के ऊपर चर्चा हम पहले कर चुके थे, तो 60 सवाल हो गए हमारे स्टेट वाले पार्ट से। तो हमने 60 सवालों के ऊपर चर्चा कर ली है। तो आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, इसी प्रकार के नए और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको चर्चा के लिए मिलेंगे।